हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमीनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कृतिका भाग 2 के अंतर्गत कक्षा 10th में से एक अध्याय लेकर आए हैं। उस अध्याय का नाम है, अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम है एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा। और उसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। इनके लेखक का नाम है रुद्र है, वो है इनका उपनाम है। उपन होता है छोटा सा नाम। तो यहाँ पर शिव प्रसाद मिश्र जी ने यानी रुद्र जी ने यहाँ पर वर्णन किया है मराठी कल्चर का। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं यह एक आत्मीय संबंधों से संबंधित एक कहानी है। मीन्स व्यक्ति के बीच में एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसे संबंध भी स्थापित हो जाते हैं बिना किसी विषय वासनाओं के। कहने का अभिप्राय है यहाँ पर जो है यहाँ पर शिव प्रसाद मिश्र जो रुद्र हैं, उन्होंने दो मुख्य नायक और नायिका के बीच में जो आत्मीय संबंध थे उनका बड़ा ही अच्छा और यथार्थ चित्र है वो है हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने कहा है कि नायिका और नायक के बीच में शारीरिक संबंध, शारीरिक विषय वासनाएं न होकर आत्मीय संबंध उनके बीच में स्थापित हो चुके थे। वैसे तो हम एक कहानी, प्रेम कहानी के रूप में इसको देख सकते हैं। जैसे कहानी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे यह एक प्रेम कहानी है, लेकिन जैसे जैसे इसकी गहराई में जाते हैं तो प्रेम कहानी की बजाय यह हमें आत्मीय संबंधों की कहानी के रूप में ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ऐसा लगता है कि प्रेम कहानी की बजाय यह आत्मीय संबंधों से युक्त कहानी थी। मुख्य नायक नायिका और उनके साथ बहुत सारे ऐसे करैक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे पात्र हैं, चरित्र चित्रण हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। बड़ा ही सजीव, बड़ा ही यथार्थ चित्र है वह हमारे सामने प्रस्तुत किया है रुद्र जी ने। तो चलिए फटाफट हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो क्या होता है हमारा सबसे पहले मुख्य पात्र। जैसे ही हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो इस कहानी की जो मुख्य पात्र है उसका नाम है दुलारी बाई। वह एक तरह से बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही गठीले शरीर की औरत थी। अधेड़ अवस्था वह पार कर चुकी थी, यानी धीरे धीरे करके वह अपनी जवानी की जो अवस्था है उसको पार करते हुए बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रही थी। लेकिन वहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से वह दंड पेलती है, कसरत करती है और अपने बालों को खोलकर उसको निचोड़ती है। और ऐसा लगता है जैसे वह दंड पेलती है तो पूरी प्रतिछाया जमीन पर क्या है वह नजर आती है। और अपने पसीने पोंछते हुए तभी उसके दरवाजे पर किसी ने नोक किया, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वह पसीने पोंछकर अपनी साड़ी को ठीक करके अपने बालों को लपेटकर दरवाज़ा खोलती है। तो दरवाजे पर हमें क्या नज़र आता है, वहाँ पर जो मुख्य पात्र होता है, नायक होता है, वह नज़र आता है। लेकिन उससे पहले एक प्रसंग का जिक्र किया है, गोनहारिन परंपरा। मराठी कल्चर में उस समय की बात है, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र है वह चित्रित करते हैं कि गोनहारिन एक ऐसा 4-5 औरतों का ऐसा समूह होता था जो किसी भी धार्मिक और खुशी के अवसर पर गाने बजाने का कार्य करती थी। तो गोनहारिन परंपरा से जुड़ी हुई जो दुलारी है वह मुख्य नायिका है। उसका गला है वह बड़ा ही मधुर है और उसका मुकाबला आसपास के क्षेत्र में कोई नहीं कर सकता। यानी कहने का अभिप्राय है पद यानी कविताओं के रूप में उसको वार्तालाप करना यानी बातचीत करना अत्यधिक पसंद है। और आसपास के क्षेत्र में उसके मुकाबले का दूसरा कोई गायक नहीं था। इसलिए सब दुलारी बाई को मान सम्मान देते थे, इज्जत देते थे और सम्मानित भी उसको बार बार कहीं न कहीं किया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा नायक। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही दरवाजे पर किसी ने नोक किया तो दुलारी क्या है वह दरवाजा खोलती है और क्या देखती है, वहाँ पर जो मुख्य नायक है यानी टुन्नू, उसका नाम है छोटा सा और 16-17 वर्षीय वह किशोर है। दरवाजे पर खड़ा उसको देखती है तो क्रोध के मारे बनावटी क्रोध करती है और कहती है कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, क्यों आ जाते हो आप मुंह उठाकर यहाँ पर बार बार। तो वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है। उसके हाथ में एक बंडल होता है, खद्दर की साड़ी थी उसमें, उसके हाथ में एक बंडल होता है और वह दुलारी की तरफ आगे बढ़ा देता है और कहता है मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। तो उन्होंने कहा कि क्यों लेकर आए हो आप ये उपहार, क्या लगती हूँ मैं आपकी, क्या मैं आपकी रिश्तेदार हूँ, क्या मैं आपकी कौन लगती हूँ, ऐसे किस रिश्ते से आप मुझे ये उपहार दे रहे हो। तो
तो उसको डराती है, धमकाती है, अपमानित करती है और कहती है यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं है। यहाँ पर आओगे तो बदनामी के अलावा कोई भी कार्य यानी मान सम्मान तुम्हारा धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हैं वह ब्राह्मण जाति में उत्पन्न है और क्या करते हैं, किसी के घर में कथाओं को कर करके धर्म संबंधी प्रवचन सुना सुनाकर अपना पेट पालन करते हैं और तुम यह कार्य कर रहे हो। तो काजल भरी आंखों में टुन्नू की आंखों से धीरे धीरे करके आंसू बहने लगते हैं। अपमानित महसूस करता है वह अपने आप को और रोने लगता है, और जो उसकी आंखों से निकलने वाली बूंदें हैं वह उस धोती पर, खद्दर की जो धोती थी उस पर गिर जाती हैं और बड़े बड़े धब्बे क्या है उस धोती पर बड़े बड़े धब्बे क्या है वह उस धोती पर छप जाते हैं, एक तरह से अंकित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, टुन्नू जो है वहाँ से चला जाता है और खादी की साड़ी क्या है वहीं पर पड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही टुन्नू जाता है तो दुलारी है उसके मन के भाव परिवर्तित हो जाते हैं और उसका सारा बनावटी गुस्सा गायब हो जाता है और उस साड़ी को उठाकर वह अपने हृदय से लगा लेती है और चुपचाप जाकर अपनी संदूक में बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से उसको रख देती है। फिर क्या होता है, इसी बीच में पत्थर की देवी, तो उन्होंने कहा मैं तो आपको देवी मानता हूँ और ऐसा कार्य तो कोई भी नहीं कर सकता, एक छोटी सी भेंट लेकर आया हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, तो भक्त द्वारा दी गई भेंट को आप आसानी से ले सकती हो, लेकिन तुम तो सजीव देवी की जगह पत्थर की देवी बनकर खड़ी हो जो मुझ पर ऐसे आरोप लगा रही हो। नेक्स्ट आता है भादों की तीज और खोजवा बाजार। अब दृश्य बदल जाता है, समय आता है भादों की तीज का और खोजवा बाजार वालों ने डंके की चोट पर कह दिया था कि हमारी तरफ से दुलारी है वह गाने का कार्य करेगी, और दुलारी का नाम वहाँ पर नाम मात्र से ही वह अपनी जो जीत है उसको सुनिश्चित कर लेती है और डंके की चोट पर कहती है कि दुलारी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब विपक्ष वाले परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम किसको ढूंढ कर लेकर आएंगे, लेकिन उसी समय क्या है, जो टुन्नू है वह उनके लिए किसी देवता से कम प्रतीत नहीं होता है और कहता है कि मैं यह कार्य करूँगा। और उन दोनों के बीच में मुकाबला हो जाता है। किसके बीच में, टुन्नू और दुलारी के बीच में। दोनों आमने सामने हैं। दुलारी गाना गाना शुरू करती है, टुन्नू वाद प्रतिवाद और उसकी प्रशंसा करता है। जब वह अपनी कविता के द्वारा, अपने गायन के द्वारा दुलारी की प्रशंसा करता है तो फेकू सरदार उस पर लाठी से प्रहार करता है, लेकिन दुलारी बीच में आ जाती है और लाठी के प्रहार को वह रोक देती है। तो इस तरह से जो दुलारी के मन में भी टुन्नू के प्रति आत्मीय भाव जागृत हो जाते हैं और उसी दिन से क्या है, टुन्नू और दुलारी आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो आत्मीय संबंधों से संबंधित यह कहानी है और बड़े ही अच्छे, बड़े ही ध्यान से, बड़े ही पवित्र वह एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बिना किसी विषय वासनाओं से उठकर वह आपस में संगीत से संबंधित बातें करते हैं, अपने परिवार की बातें करते हैं। तो धीरे धीरे करके उनका मिलना जुलना बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, आत्मीय संबंध। यहाँ पर बताया गया है कि उन दोनों के बीच में कोई बुरे संबंध नहीं थे, बल्कि लेखक यहाँ पर कहता है कि उन दोनों के बीच में आत्मा के संबंध थे, क्योंकि जो 17-18 वर्षीय किशोर था वह, और जो दुलारी है वह अपनी जवानी की दहलीज को पार कर चुकी थी। तो उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बुरा संबंध स्थापित नहीं हो सकता था, सिर्फ आत्मा का संबंध था। दोनों एक दूसरे की मुक्त भाव से प्रशंसा करते थे। वह उसके गाने से प्रभावित था और वह उसके गाने से अत्यधिक प्रभावित था। नेक्स्ट होता है तीज पर बनारसी साड़ी। अब उनके बीच में एक तरह से खलनायक यानी कह सकते हैं एक फेकू सरदार नाम का एक जो नेगेटिव कैरेक्टर है वह उनके जीवन में आता है और वह दुलारी पर आकर्षित था और कहता है कि तीज पर मैं आपको बनारसी साड़ी का जोड़ा दूंगा, और पूरा बंडल उठाकर वह उनके दरवाजे पर आ जाता है। तो दुलारी फेकू सरदार को बिल्कुल नापसंद करती है और कहती है कि आप यहाँ पर न आए, और लेकिन फेकू सरदार है वह आसपास के इलाके में उसका रोब था, तो दुलारी भी थोड़ा सा उसके सामने झुक जाती थी। डरती नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या है, अपना जीवन अच्छे से यापन करने के लिए वह उनके सामने झुक जाती है। और फेकू सरदार द्वारा दी गई बनारसी साड़ी को क्या करती है, विदेशी कपड़ों की होली। उस समय स्वदेशी वस्तुओं
का जो एक तरह से प्रयोग पर जोर था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर का आंदोलन क्या है वो चला हुआ था, तो अपनी खिड़की से उन बनारसी साड़ियों का पूरा बंडल क्या है वह खिड़की से जो विदेशी कपड़ों का जो जुलूस, मांगने वाले कपड़ों का जो जुलूस है, सभा जा रही थी, तो ऊपर से नई नई साड़ियों का पूरा बंडल फेंक देती है। तो वहाँ पर निगाहें सबकी ऊपर उठ जाती हैं, लेकिन देखने से पहले ही दुलारी अपनी खिड़की को बंद कर देती है। और लेकिन यहाँ पर बताया है कि खुफिया पुलिस का रिपोर्टर है अली सगर, वह इस बात को नोट कर लेता है, वह इस बात को कवर कर लेता है, देख लेता है कि साड़ियों का, नई और सुंदर और महंगी साड़ियों का बंडल क्या है वो दुलारी ने फेंका है, लेकिन फिर भी वह चुप हो जाता है, नोट जरूर कर लेता है। नेक्स्ट है जलन की भावना। अब जो दुलारी है अपनी पड़ोसन के सामने जैसे ही फेंकू सरदार वहां से चला जाता है, जलती भुनती चूल्हे पर रखी हुई दाल को वह पांव से गिरा देती है, आग बुझ जाती है। लेकिन दुलारी के मन में जो आग लगी हुई थी वह नहीं बुझती, लेकिन उसकी पड़ोसन क्या है वह आ जाती हैं, उसको अपने मीठे वचनों में बहलाती हैं, फुसलाती हैं और धीरे धीरे करके उसकी हृदय की अग्नि है वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। तब उनकी पड़ोसिनों को पता चलता है कि फेकू सरदार से दुलारी नफरत करती है और टुन्नू के प्रति उनके मन में आत्मीयता के भाव हैं। फिर क्या होता है, लेकिन यहाँ पर महसूस करती है कि फेकू सरदार है वह टुन्नू से जलन की भावना रखता है, ईर्ष्या की भावना रखता है और जाने अनजाने में वह उसको दुख देता ही रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है, 9 वर्षीय झिंगूर आकर दुलारी को खबर करता है कि टुन्नू, फेकू सरदार और जो अली सगर है उनके बीच में वाद विवाद हो जाता है, यानी वह उस जलूस का अगुवा बन जाता है। और वहाँ पर जो फेकू सरदार है और अली सगर है उनके बीच में वाद विवाद होता है, तो अली सगर वह उनको गालियाँ देना शुरू करता है, तो गोरे सिपाही आकर उसको मार देते हैं, यानी गोली मार देते हैं उसको। गोली का शिकार होकर वह 17-18 वर्षीय जो युवक है टुन्नू है वहीं पर मर जाता है। तो यह सारी खबर 9 वर्षीय झिंगूर आकर दुलारी को देता है। दुलारी की मोटी मोटी आंखों से आंसुओं की धारा क्या है वो बह निकलती है, अत्यधिक दुखी हो जाती है, अपनी शुद्ध बुद्ध गवा देती है और धड़ाम से वह जमीन पर बैठ जाती है। लेकिन उसके मन में इच्छा होती है कि अंतिम दर्शन मैं उसके कर लूं। वह झिंगुर को लेकर वहां पर घटना स्थल का पता करती है और वहां पर जाने के लिए तैयार है। उसी समय फेकू सरदार वहां पर आता है और कहता है कि पुलिस के द्वारा एक अमन सभा का आयोजन किया जा रहा है और उस अमन सभा में, उस शांति सभा में आपको गाना है। दुलारी अत्यधिक दुखी थी, न चाहते हुए भी उसको वहाँ पर गाना पड़ा, जहाँ पर 7-8 घंटे पहले उसके चाहने वाले एक 17-18 वर्षीय युवक की हत्या वहाँ पर की गई थी। तो अपनी नजरें गड़ाकर वह चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है और रोती हुई वह गाती है, एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कैसो ढूंढू हाय, यानी उसके नाक की जो लौंग है वह गुम हो गई है, अब वह कहाँ से ढूंढे। और उस पर जो जिस अवस्था में टुन्नू की लाश पड़ी हुई थी वहाँ पर एक वाइट रंग के चौक से वहाँ पर मार्क कर दिया जाता है, पूरी बॉडी का निशान क्या है वो बना दिया जाता है, खून के धब्बे वहाँ पर पड़े हुए हैं। गाने का कार्य भी उसी जगह करवाया जाता है उससे, तो वह लगातार उस जगह को देखती रहती है, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है और वह लगातार क्या है गाए जा रही है। फिर ऐसा लगता है जैसे दुलारी की आंखों से टपकने वाला जो बूंदे हैं वह वरुणा नदी के जल के समान प्रतीत होती हैं। यानी कहते हैं जो 9 वर्षीय झिंगूर है वह कहता है और खुफिया रिपोर्टर है वह भी अपनी जो खबर मुख्य पृष्ठ पर समाचार पत्र के कहता है कि पूरे नगर में हड़ताल होगी कल, क्योंकि इस आयोजन से पहले क्या होता है, जो गोरे सिपाही हैं वह टुन्नू जो मुख्य नायक है उसको गोली मार देते हैं और उसकी जो लाश है वह उनके परिवार वालों को देने के बजाय वरुणा नदी के जल में प्रभावित कर देते हैं। जैसे ही वह उसकी लाश को वरुणा नदी में फेंकते हैं तो वरुणा नदी से बड़ी बड़ी बूंदें क्या हैं वो छिटक कर दुलारी की आंखों में आ जाती हैं। यानी जब वह रोती है तो अनुभव करती है कि फेंकी गई लाश
के फेंकने से वरुणा नदी में जो बूंदें उछली हैं वह बूंदें अविरल धारा के रूप में दुलारी की आंखों से लगातार बह रही हैं। तो यहाँ पर शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी ने आत्मीय संबंधों से युक्त एक कहानी है वह आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करते हैं आपको बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हम सब जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।